Good afternoon, student. We are studying here chapter number 4, that is globalization and Indian economy. We have already discussed the concept of the globalization and their impacts इन द वर्ल्ड, राइट। सो स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हो आपकी ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे इम्पैक्ट मैंने आपको यहाँ पे शो करने की कोशिश की है। तो इसके इम्पैक्ट जो होते हैं, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं तो कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जिसके सभी इम्पैक्ट पॉजिटिव हो, तो कुछ निगेटिव भी इम्पैक्ट तो होती ही है उसके। तो इस जैसे कि ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था कि इसमें दुनिया की जो कंट्रीज़ है, बहुत सारी कंट्रीज़ है दुनिया में, तो उन सभी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है, जिसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं, तो उनको आपस में जोड़ने का काम इस ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू किया जाता है, क्योंकि उनको लिबरलाइज किया जाता है। तो उनके ऊपर में जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उनको निकाल दिया जाता है। वो इस लायक बन जाते हैं कि ये उनकी जो इकोनॉमीज़ है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है, उनके जो मार्केट्स है उनके देश के, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि किसी देश में अगर बहुत अच्छा किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी सर्विस को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उस सर्विस को, उस प्रोडक्ट को दुनिया के अलग अलग देशों के साथ में शेयर किया जा सकता है इस कॉन्सेप्ट के थ्रू को, जिसको हम बोल सकते हैं कि दुनिया की कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ में जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं, ट्रेडिंग करने लग जाती है, आइडियाज़ को, टेक्नोलॉजीज़ को, एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, सभी सेक्टर्स को जब एक दूसरे के साथ में शेयर करने लग जाते हैं, तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो जिसके अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट और निगेटिव इम्पैक्ट के। तो जैसे जहाँ तक इक्वालिटी का भी रेशो आपको देखने को मिलता है, तो उसकी दूसरी साइड इनइक्वालिटी भी होती है। तो बहुत सारे लोग, मतलब यहाँ पे इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है कि जो रीच लोग हैं वो और भी ज़्यादा रीच हो रहे हैं, और जो पुअर लोग हैं वो और भी ज़्यादा पुअर हो रहे हैं। तो ये आपको इनइक्वालिटी इक्वालिटी वर्सेस आपको यहाँ पे इसके बीच में फाइट देखने को मिलती है। जो कि ये ग्लोबलाइजेशन इतने तेज़ी से क्यों हमारी दुनिया में फैल रहा है, तो इसका कारण है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी और जो कम्युनिकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, ग्रोथ हो रही है। तो ये बहुत बड़ा एक कारण है, क्योंकि आपको पता है जैसे एयर ट्रैवल आज डेवलप होने के कारण किसी भी व्यक्ति को कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में कभी भी मतलब बहुत रैपिडली पहुंच सकता है, उसकी मूवमेंट हो सकती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। जैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी का डेवलप होने से क्या हो रहा है कि ये जो आपको इतना बड़ा ग्लोब दिख रहा है, इतनी बड़ी हमारी दुनिया दिख रही है, इतना बड़ा जो वर्ल्ड दिख रहा है, तो एक सिंगल विलेज की तरह हो गया। आज आपको ही पता नहीं कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट पे किन किन कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड है, ये आपको ही पता नहीं है। तो इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क टुडे, एंड बाय यूजिंग दिस ग्लोबल नेटवर्क मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे को किए जाते हैं, राइट। और उसमें आप जो ट्रांजैक्शन करते हो किसी भी बैंक के साथ में कर सकते हो। बैंक फिर आपके देश में भी हो सकता है, फॉरेन कंट्री में भी हो सकता है। किसी कंपनी से आप कोई सर्विस परचेस कर सकते हो, कंपनी का ऑफिस है या बैक एंड है, वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी कंट्री में हो सकता है, दुनिया के कोई भी पार्ट में हो सकता है। तो ये सब कुछ जो पॉसिबल हुआ है, ये बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन का जो मॉडल है वो पूरी दुनिया ने आज की डेट में उसको एडॉप्ट किया है। उसी के कारण ये ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पिज़्ज़ा बर्गर की बात कर लो आप, तो पिज़्ज़ा ये हमारे देश का कोई तो मतलब फूड प्रोडक्ट है नहीं, लेकिन इसको एक वर्ल्ड रिकॉग्निशन जो मिली है। जैसे हम पिज़्ज़ा को आप आज की डेट में रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको खाने में भी पसंद करते हैं बहुत सारे लोग। तो ये बाहर से आया हुआ प्रोडक्ट है, जो कि इसको पूरी दुनिया में आज सब लोग पहचानते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रांडेड वस्तुएं मिल जाएगी मार्केट में आपको, जिसको वर्ल्ड लेवल पे पहचाना जाता है और लोग पसंद करते हैं ब्रांडेड वस्तु को, उसको यूज़ करें। इससे क्या होता है कि मार्केट में भी कंपटीशन बढ़ती है, और जो मैक्सिमम जो प्रोड्यूसर्स होते हैं तो वो लोग कोशिश करते हैं कि दुनिया को मतलब गुड क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट ही या सर्विसेज प्रोवाइड करने की उनकी हमेशा कोशिश होती है। सो स्क्रीन के ऊपर में जैसे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उन इम्पैक्ट्स को और फर्दर आप थोड़ा सा डिस्कस करोगे, राइट। सो आज की क्लास में हमारा मेन टॉपिक है ये में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को स्टडी करना। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। अ मल्टीनेशनल कंपनी दैट ओन्स
और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। तो मल्टीनेशनल कंपनी हम उन कंपनियों को बोलेंगे जिनका खुद का प्रोडक्शन होता है, या तो फिर जो दुनिया में प्रोडक्शन चल रहा है अलग अलग छोटे मोटे इंडस्ट्री में, उन प्रोडक्शंस को इन कंपनियों के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों को हम यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी बोलेंगे। तो इसके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए कि मल्टीनेशनल कंपनी के नेम्स क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, विप्रो है, टाटा सर्विस कंसल्टेंसीज है, इन्फोसिस है, गूगल है, आईबीएम है। जैसे स्क्रीन के ऊपर में नंबर ऑफ कंपनियों के नेम देख रहे हो, तो ये कंपनियां क्या करती है, इनका खुद का प्रोडक्शन उनके देश में तो होता ही है, और इसके साथ साथ वो पूरे मतलब दुनिया की जो बाकी पार्ट्स है, बाकी कंट्रीज़ है, उन कंट्रीज़ में भी इनके ऑफिसेस होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, या उन कंट्रीज़ में जो वहाँ की लोकल कंपनियाँ हैं तो उनको एक्सपांड करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, या उनको कभी कभी ये कंपनियाँ क्या कर लेती है, परचेस कर लेती है डायरेक्टली। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इस टाइप के कंपनी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉरपोरेशंस बोलेंगे। सो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को हम यहाँ पे डिटेल्स में कवर करने जा रहे हैं। आई होप कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आई हो। आई रिपीट वंस अगेन, अ मल्टीनेशनल कंपनी दैट ओन्स, मल्टीनेशनल कंपनी वो होती है जिसका खुद का प्रोडक्शन होता है, या तो फिर दुनिया में जहाँ जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्शन चल रहा है उस प्रोडक्शन को इन कंपनियों के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ऐसे लार्ज कंपनीज को हम मल्टीनेशनल कंपनीज बोलेंगे। और जो कि स्क्रीन के ऊपर में आप अलग अलग नेम की कंपनियां देख रहे हो विद देयर लोगोस, तो ये सभी मल्टीनेशनल कंपनीज है। और आज की डेट में ये सभी कंपनियों के ऑफिसेस और प्रोडक्शन यूनिट्स दुनिया भर के अलग अलग देशों में देखे जा सकते हैं, जिसमें आपका इंडिया भी है। तो नेक्स्ट थिंग इज हियर, हाउ आर द एमएनसीज एबल टू गेट ग्रेटर प्रॉफिट्स। तो ये जब एमएनसी क्या करते हैं, इसका जो खुद का प्रोडक्शन होता है और दूसरे देशों में भी इनके प्रोडक्शन को मतलब प्रोडक्शन यूनिट्स को खोला जाता है, या वहाँ के लोकल इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाता है। तो इनको इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू गेट द मोर प्रॉफिट। और इसी ऑब्जेक्टिव से ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, इंटरनेशनल मार्केट में अलग अलग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है, जिस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ये जो यहाँ पे बात की गई है कि ये प्रॉफिट्स को कैसे गेट करते हैं, तो हम देखेंगे वन बाय वन। तो एमएनसी सेटअप ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन। तो एमएनसी क्या करती है कि ये प्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग जगह पे ऑफिसेस को खोलती है और फैक्ट्रीज का सेटअप लगाती है। तो वो फिर दुनिया की किसी भी कंट्री में लगाया जाता है। लेकिन किसी भी कंट्री में ऐसे आंख बंद करके कोई एमएनसी इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना करेगी। तो वो कहाँ पे करती है, तो वो उन जगहों को उन प्लेसेस को यहाँ पे प्रेफरेंस देती है वेयर दे गेट द चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज, जहाँ पे मतलब बहुत ही कम पैसे में काम करने वाले मजदूर या लोग मिल जाते, एम्प्लॉय मिल जाते, और जो उस प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है या बाकी जो रिसोर्सेज चाहिए होता है, जैसे वहाँ पे अच्छी रोड्स होना, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो पॉलिसी उनके फेवर में होना, टैक्स पॉलिसी फेवर में होना, लाइसेंसिंग पॉलिसी फेवर में होना, ये सब चीज़ें जहाँ पे उनको फ्लेक्सिबल और बड़े आराम से अच्छी से मिल जाती है, ऐसे जगहों पे ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं अपने पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पे कभी बिल्डिंग्स को, मशीनरीज को या वहाँ की किसी कॉटेज इंडस्ट्री को, छोटे मोटे यूनिट्स को वो क्या कर लेते हैं, परचेस कर लेते हैं या एक्सपांड करने के लिए मदद करते हैं। आई होप कि ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपके समझ में आया हो कि एमएनसी जो होती है मल्टीनेशनल कंपनी अपने खुद के ऑफिसेस को और फैक्ट्री को प्रोडक्शन के लिए क्या करती है, सेटअप करती है। लेकिन सेटअप करने के लिए जो जगह चाहिए होती है अलग अलग कंट्रीज़ में, दुनिया भर में, तो उन जगहों को वो सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे उनको अच्छे सस्ते मजदूर काम करने वाले एम्प्लॉय मिल जाते हैं, और बाकी जो प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है या बाकी कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या गवर्नमेंट की पॉलिसी, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में ही वहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोडक्शन यूनिट्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस को खोला जाता है। सो दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड एमएनसी कैन अर्न ग्रेट प्रॉफिट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑल एमएनसीज कंपनी। तो ये सब क्यों किया जाता है एमएनसीज कंपनी के थ्रू, क्योंकि उनके देश में अगर वो प्रोडक्शन करते हैं, इन सभी ऑफिसेस को खोलते हैं, फैक्ट्रीज को खोलते हैं, तो उनको उनके देश की करेंसी में उनको पैसा देना होगा, पेमेंट्स देनी होगी।
और दूसरी चीज़ होता क्या है कि अगर वो सब प्रोडक्शन वो दुनिया के किसी दूसरे देश में कर सकते हैं जहाँ पे उनको अच्छे सस्ते काम करने वाले मजदूर, जिसमें स्किल लेबर या फिर अनस्किल्ड लेबर या तो फिर एजुकेटेड जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स होते हैं या बाकी दूसरे टेक्नीशियंस होते हैं, अगर सस्ते में मिल जाते तो उनको इसीलिए उस मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल्स होता है, जिससे वो लाखों डॉलर क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। एट दैट्स वाई this is done so that the cost of production is low and the MNC can earn greater profits। ये बात आपको याद रखना है। तो लार्ज जो MNCs होती है प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, ये क्या क्या करती है, तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को यहाँ पे क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, डिज़ाइंस करती है, उसके डिज़ाइंस को बनाया जाता है, और जो इसके प्रोडक्ट्स इसका रिसर्च सेंटर्स वगैरह जो होते हैं, तो वो जनरली आपको इक्विपमेंट का डिज़ाइन से लेके इक्विपमेंट को जहाँ तक हम डिज़ाइन करने की बात करते हैं या उससे रिलेटेड जो रिसर्च होता है, तो वो यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। और ये कंपनियाँ क्या करती है, फिर बाद में जो उन्होंने डिज़ाइंस बनाए होते हैं, जो रिसर्च किया होता है उन्होंने, तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो चाइना जैसे ओपन मार्केट इकोनॉमी में उसको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, जहाँ पे बहुत अच्छे टेक्नीशियंस और इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ पे सस्ते में इसको मैन्युफैक्चर्ड कर लिया जाता है। और बाद में ये भी देखने को मिलता है आपको कि ये इसको बाद में मेक्सिको जैसे कंट्री में क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है इन कंपोनेंट्स को, और वहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट को बनाया जाता है और बाद में इसको पूरी दुनिया को बेच दिया जाता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे कि जो लार्ज एमएनसी होती है, जैसे यूएस की बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उनका काम करने का तरीका क्या है। तो मैंने सबसे पहले ये समझाया आपको कि इनके जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स होते हैं उसका डिज़ाइन और रिसर्च जैसे अमेरिका में चलता है, और अमेरिका बाद में जो उन्होंने डिज़ाइन और रिसर्च किया है, तो उनके वो जो कंपोनेंट्स है उस कंपोनेंट को कम लागत में, मतलब कम खर्च में, कम कॉस्ट में कहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, चाइना में करते हैं। चाइना में उनके यूनिट्स होते हैं, एक तो कोलैबोरेशन में होते हैं या वहाँ की इंडस्ट्री से ये ऑर्डर देके कराया जाता है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है कि ऑर्डर देके कराया जाता है, या तो फिर वहाँ की इंडस्ट्री से या वहाँ की इंडस्ट्री में इनके शेयर्स लगे होते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट होती है। दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये मल्टीनेशनल कंपनी का काम करने का तरीका ही होता है टू अर्न द प्रॉफिट, राइट। और उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ से जो मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट है उनको मैक्सिको जैसे कंट्री में शिफ्ट किया जाता है, वहाँ पे लाया जाता है, और वहाँ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं तो वो टीम क्या करती है, उसको फिनिश प्रोडक्ट में वहाँ की इंडस्ट्री उसको कन्वर्ट करती है, और जब फिनिश प्रोडक्ट बन जाते हैं तो उसको बाद में पूरी दुनिया में बेचा जाता है। और इस तरह से बहुत सारे डॉलर्स को, लाखों डॉलर को बचाने के बाद में उसको क्या किया जाता है, फिर मार्केट में उतारा जाता है उन प्रोडक्ट को, और फिर और भी ज़्यादा उससे क्या किया जाता है, प्रॉफिट को अर्न किया जाता है। और इसके साथ साथ जो फिर कस्टमर को सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, तो उसके लिए जो कस्टमर केयर सेंटर चलाना होता है इन कंपनीज को, तो इंडिया जैसे लोकेशन में ये लोग क्या करते हैं, अपने कॉल सेंटर्स को ओपन करते हैं। क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में आपको पता ही है, जैसे पिक्चर में देख रहे हो आप, ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, ये मल्टीनेशनल कंपनी का कॉल सेंटर है, जो हमारी जो मेट्रो सिटी है, बेंगलोर है या कैलकाटा है या आपका फिर मुंबई है, दिल्ली, ऐसे जगह पे आपको कॉल सेंटर्स देखने को मिलते हैं, जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों के होते हैं, जो वेस्टर्न कंपनीज है या तो फिर यूएस वगैरह है, तो इसके आपको कॉल सेंटर्स देखने को मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि इंडिया में ही ऐसे कॉल सेंटर्स वगैरह क्यों है, क्योंकि इंडिया में जो इंजीनियर ग्रेजुएट्स है वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पे हर साल में बहुत सारी इंजीनियर ग्रेजुएट को पास आउट किया जाता है, और वो किसी भी टेक्नोलॉजी को समझने में बहुत ही क्या होते हैं, लाइबल होते हैं, बहुत जल्दी किसी भी टेक्नोलॉजी को समझ जाते हैं, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल एजुकेटेड होते हैं। दूसरी बात, जो इंडिया में जो ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है, वो इंग्लिश में बात करना और इंग्लिश को समझना उनके लिए बहुत आसान होता है। तो ये फॉरेन एमएनसीज कंपनी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि इंडिया में अच्छे इंजीनियर्स मिल जाएंगे, अच्छी इंग्लिश को समझने वाले और बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, और इसीलिए ये जो फॉरेन कंट्री की एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में कस्टमर केयर सेंटर्स को प्रोवाइड करती है, और एम्प्लॉयमेंट जो मिलता है वो इंडियन लोगों को मिलता है इससे। तो ये मेथड होती है
मल्टीनेशनल कंपनी की काम करने की, और इस मेथड से वो लाखों डॉलर्स को यहाँ पे बचा लेते हैं और प्रॉफिट को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो कितने ज़्यादा मतलब यहाँ पे खर्च को ये बचा सकते हैं, तो 50 to 60% कोस्ट यहाँ पे जो प्रोडक्शन कोस्ट होता है वो इनका बच जाता है, 50 to 60%, और ये बहुत ज़्यादा हो गया, राइट। सो आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो। नेक्स्ट इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि विच रीजन्स आर फेवरेबल फॉर एमएनसी टू सेटअप द प्रोडक्शन, जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था। फिर से इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप को वो कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए और आंसर देने में आपको आसानी हो। तो एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट। तो एमएनसी किसी भी देश में, किसी भी वर्ल्ड के पार्ट में ऐसे ही जगह पे प्रोडक्शन यूनिट को खोलती है जहाँ पे मतलब मार्केट पास में ही हो, क्योंकि मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मतलब प्रोडक्ट को या सर्विस को बेचने के लिए। वेयर देयर इज अ स्किल एंड अनस्किल लेबर अवेलेबल, जहाँ पे स्किल और अनस्किल लेबर वहाँ पे अवेलेबल हो जाए काम करने के लिए, वो भी लो कॉस्ट पे। वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड, जैसे प्रोडक्शन के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो पहले चैप्टर में तो हमने स्टडी किया ही है, तो वो सब जो फैक्टर्स है वो फैक्टर भी वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो याद रखिए, एमएनसी जो अपने प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करती है तो उस सबसे पहले कौन सी चीज़ को देखा जाता है, मार्केट को देखा जाता है कि वहाँ पे मार्केट है कि नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो स्किल और अनस्किल लेबर है जो बहुत ही लो कॉस्ट पे उनको मिल जाएंगे, ऐसा एरिया देखा जाता है। तो इंडिया इज़ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द एमएनसीज। तो पूरे दुनिया में इंडिया बहुत फर्स्ट चॉइस होती है किसी भी एमएनसीज की, राइट। उसके बाद में जो प्रोडक्शन करने के लिए बाकी फैक्टर्स लगते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, या तो फिर कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, या तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई, वहाँ का क्लाइमेट हो गया, वहाँ की लैंड वगैरह हो गई। तो ये डिपेंड करता है उस इंडस्ट्री के ऊपर में। तो ये सब बाकी जो प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं, या तो फिर वहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट के क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, और जिन लोकल इंडस्ट्रीज़ के साथ में या छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ के साथ में टाई अप करना होता है, कोलैबोरेशन करना होता है, या उनको परचेस करना होता है, तो उस समय जो भी प्रॉब्लम्स जाती है तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। तो फिलहाल आप ये तीनों बातें याद रखोगे, मार्केट याद रखना है आपको, स्किल अनस्किल लेवल वहाँ पे अवेलेबल है नहीं है ये देखना है, और तीसरी चीज़ यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, राइट। सो इंडिया इज हाईली स्किल्ड engineers who can understand the technical aspect of production. It has also educated English speaking youth who can provide the customer care services, जो कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया था। तो ये सब चीज़ें इंडिया जैसे कंट्री में इजीली अवेलेबल हो जाने से पूरे दुनिया में इंडिया बहुत ही मतलब इंडिया को फर्स्ट प्रीफरेंस दिया जाता है किसी भी एमएनसी कंपनियों के थ्रू। और आप देख पा रहे हो कि आफ्टर 1991 जब इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में जो एलपीजी का मॉडल यहाँ पे अडॉप्ट किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उस समय से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आपको डेवलपमेंट देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिला है। बहुत सारी जो फॉरेन की कंपनी है वो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनके ऑफिसेस, प्रोडक्शन यूनिट्स आज की डेट में आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो जिसका एक आधा एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस करेंगे, ज़रूर करेंगे। जैसे फोर्ड कार का हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। जैसे पिक्चर में देख पा रहे हो आप, तो यहाँ पे अलग अलग कंपनियों के, मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्शन यूनिट्स को दिखाया गया है, और जो लोग हैं वो काम करते हुए आपको दिख रहे हैं। जो कि हमारी इंडिया में देखो, जो सैलरी देना होता है, जो पैसा खर्च करना होता है वो इंडियन करेंसी में करना होता है, रुपीज़ में करना होता है। और अगर इसी यूनिट को अगर वहाँ पे यूएसए में अगर एक्सपांड करेगी कोई मल्टीनेशनल कंपनी, तो वहाँ पे पेमेंट उनको डॉलर में करना पड़ेगा। और डॉलर और इंडियन करेंसी जो है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। तो उतने सारे पैसे उन मल्टी नेशनल कंपनियों के क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वो बाकी दूसरे देशों में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट। सो आफ्टर ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन्स to 15-16% cost saving for the
MNC, the advantages of spreading out production across the border to the multinationals can be truly immense। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोडक्शन यूनिट्स को जो अक्रॉस द बॉर्डर, किसी भी देश के बॉर्डर के बाहर में, मतलब दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में जब प्रोडक्शन यूनिट को शुरू किया जाता है, तो ये किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली क्या होती है, डिसीजन होती है। और ये सब जो स्कोप आज के डेट में हमको मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट, राइट। तो यही ये ग्लोबलाइजेशन के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अब तक जो हमने डिस्कस किया कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, उनका प्रोडक्शन खुद का भी होता है, पूरी दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे जो प्रोडक्शन चलता है उसको वो कंट्रोल भी करते हैं। तो लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए उन मल्टीनेशनल कंपनियों को अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट भी तो करना होता है, क्या अपना खुद का कैपिटल भी तो लगाना होता है। अगर मान लो कि कोई फॉरेन की एक आधी फोर्ड कंपनी है, अभी फोर्ड कंपनी को अगर मान लो कि किसी हमारे देश के किसी सिटी में अपनी प्रोडक्शन यूनिट फोर्ड कार को बनाना है, तो प्रोडक्शन यूनिट खोलना है, तो इस देश में आके उनको पैसा भी तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। प्रोडक्शन यूनिट खोलने के लिए पहले तो लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो लैंड जो है वो तो एक तो उनको परचेस करनी होगी, या तो फिर लीज पे लेना होगा, तो उसके लिए पैसे खर्च, उसके ऊपर में बिल्डिंग बनाना होगा, तो बिल्डिंग के लिए पैसा इन्वेस्ट करना होगा। उसके बाद में वहाँ पे जो मॉडर्न टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, बड़ी बड़ी मशीनरीज है, उनको असेंबल करना होगा, उनको यहाँ पे क्या करना होगा, लगाना होगा, तो उसके लिए काफ़ी पैसे खर्च होंगे। उसके बाद में जो ट्रेन इंजीनियर्स है, रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है, या तो फिर जो टेक्नीशियंस है, उनको जॉब्स देना होगा। तो अलग अलग कारणों के लिए उनको अलग अलग पैसा यहाँ पे लगाना होगा। तो यही एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, और ये सब करना चाहिए। इसीलिए उस देश की गवर्नमेंट भी तो उनको सपोर्ट करेगी, और इसीलिए गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को हमारे यहाँ पे अलग अलग जगह पे बनाया गया है, जो कि आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपके समझ में आई हो। फर्दर इसको हम स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय द एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट अगेन, द मनी दैट इज स्पेंड, वो पैसा, वो करेंसी जिसको खर्च किया जाता है। क्यों खर्च किया जाता है? एसेट्स को परचेस करने के लिए, एसेट्स को बाय करने के लिए। वो एसेट कौन कौन सी हो सकती है? लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरीज हो सकती है, या बाकी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। इन इक्विपमेंट्स को, मशीनरीज को, बिल्डिंग्स को, लैंड को जब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी व्यक्ति क्या करता है, परचेस करने के लिए जो पैसा लगाता है, तो उस पैसे को हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दिस एसेट विल अर्न प्रॉफिट। और ये सब इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है? ये इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है कि उनका एक क्या होता है, यहाँ पे उनको एक आशा होती है, एक होप होती है, या उनका एक मोटो होता है कि यहाँ पे जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इससे हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट के इंटेंशन से ही क्या की जाती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है। सो इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs इज कॉल्ड अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो देखो यहाँ पे 1 मार्क के लिए 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो ये तीनों पॉइंट्स आपको लिखना होगा। तो दोनों काम आपके यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। तो जैसे देखो, आप पिक्चर में देख रहे हो, तो पिक्चर में बोला गया, ये पिक्चर आपकी NCERT टेक्स्ट बुक से ही उठाया गया है। सो सेकंड, यहाँ पे क्या, ये अभी एक व्यक्ति है, ये इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर है, और ये क्या बोल रहा है, वी विल शिफ्ट दिस फैक्ट्री टू द अनदर कंट्री, इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव हियर, ये बोला गया है। तो ये यहाँ पे क्या शो करने की कोशिश की गई है कि ये जो इन्वेस्टर है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी को चलाने वाला व्यक्ति है, ग्रुप, तो ये देखता है कि इसको प्रॉफिट कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले USA का एग्जांपल डिस्कस किया था कि वहाँ के जो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी कॉरपोरेशंस है, वो उसी देश में उसके यूनिट को एक्सपांड नहीं करती, क्योंकि उनको पता है अगर उस यूनिट को वहाँ पे एक्सपांड किया गया तो बाद में बहुत सारा जो खर्च आने वाला है वो डॉलर में उनको पे करना होगा, और बाद में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। अभी देखो,
जैसे कोई फोर्ड कंपनी है, तो फोर्ड कंपनी अगर मान लो कि यूरोपियन कंपनी, वो वहाँ पे अगर क्या बनाती है, फोर्ड कार्स बनाती है। अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको उसको अगर बेचना है, अगर एशिया में बेचना है, तो बहुत ज़्यादा उनको क्या ट्रांसपोर्ट का खर्च आएगा। लेकिन इस खर्च एक्सपेंडिचर को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया कि एशियन कंट्रीज़ में ही उन्होंने प्रोडक्शन की यूनिट खोले और काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स को उन्होंने बचा लिया यहाँ पे। जिस एग्जांपल को हम आगे जाके क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस पिक्चर से यही बात समझ में आती है कि कोई भी इन्वेस्टर जो होता है वो देखता है कि अगर कंपनी लॉस में जा रही है उस जगह पे, तो उस कंपनी को वहाँ से क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरी जगह पे जहाँ पे उसको प्रॉफिट हो सके। ऐसे ही जगह पे ये जो इन्वेस्टर होते हैं वो पैसा लगाते हैं। तो आई होप कि ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके अच्छी तरह से समझ में आए हो। अगर आपको इस कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम जाता है, तो ये वीडियो जब देखोगे आप, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों को। सो एट अ टाइम क्या करती है एमएनसी, सेटअप लगाती है प्रोडक्शन को, जो कभी कभी जॉइंटली लगाती है विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दिस कंट्री। तो जो मतलब जैसे महिंद्रा कंपनी हमारी इंडिया की है, तो महिंद्रा के साथ में फोर्ड जो कंपनी है, उस कंपनी ने टाई अप करके जॉइंटली यहाँ पे कार बनाने का कैसे प्रोडक्शन यूनिट शुरू किया था। ये एक इसका बहुत बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखना है। और जो बेनिफिट्स होते हैं वो लोकल कंपनी को भी मिलते हैं जॉइंट प्रोडक्शन के। तो इसमें दो बेनिफिट्स मिलते हैं कि पहला तो एमएनसी कैन प्रोवाइड द मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर द फास्टर प्रोडक्शन। जैसे अभी फोर्ड कंपनी ने मान लो महिंद्रा के साथ में टाई अप किया, यहाँ की लोकल इंडस्ट्री है इंडिया की, तो इसका महिंद्रा कंपनी को क्या फ़ायदा मिलेगा कि महिंद्रा कंपनी जो है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी दूसरी नई मशीनरीज लगेंगी जिसकी काम करने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो ये एक एमएनसी जब कैपिटल को क्या करती है, दूसरे कंपनी के साथ में शेयर करती है या इन्वेस्ट करती है दूसरे कंपनी में, तब एक फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा कौन सा होता है कि एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन, और उसके एमएनसी के पास में खुद के न्यू रिसर्च भी होते हैं या डिज़ाइंस होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, उसका भी फ़ायदा उस छोटे इंडस्ट्री को यहाँ पे मिलता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस इन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी याद में रखना है आपको। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं बोलूँगा, ये इससे ही रिलेटेड पॉइंट्स है। सो आप इस स्लाइड का थोड़ा एक स्निप लेके रख लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे स्क्रीन के ऊपर में अभी अभी मैंने बात की थी फोर्ड कंपनी की, तो ये फोर्ड की ही बिल्डिंग है, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है ये, फोर्ड मोटर्स करके, न्यू R&D फैसिलिटी ऑफ फोर्ड मोटर्स, राइट। सो चेन्नई में इसको इंडिया के चेन्नई में इसको खोला गया था। दूसरे पिक्चर में देख रहे हो आप, तो इस यूनिट में जो टेक्नीशियंस है और काम करने वाले स्किल लेबर्स है, इंजीनियर्स है, कैसे रोबोट्स की मदद से वो कार को बना रहे हैं वो दिख रहा है। और तीसरे पिक्चर में आप देख रहे हो कि कार मेड बाय द इंडियन वर्कर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू सोल्ड अबोर्ड बाय द एमएनसी। जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो फोर्ड कंपनी है, तो ये वेस्टर्न कंपनी होने के कारण वहाँ पे अगर प्रोडक्शन यूनिट है और पूरी दुनिया में फोर्ड को बेचना है, तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन देखो एशिया में चेन्नई में इसका यूनिट खोलने के कारण अभी पूरे एशिया को वो वहीं से बड़े आराम से कवर कर सकती है, और हमारी इंडिया से अभी कार्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी इस एग्जाम्पल को दे के रखा है। फोर्ड मोटर्स एंड अमेरिकन कंपनी, ये अमेरिकन कंपनी है, इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स विद द प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर 26 कंट्रीज। तो इसका प्रोडक्शन इंडिया में ही नहीं होता है, तो ये अमेरिकन कंपनी है, दुनिया के 26 अदर कंट्रीज में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, इस कार्स को बनाया जाता है। फोर्ड मोटर्स केम टू इंडिया इन 1995। तो 1995 में फोर्ड मोटर का जो प्रोडक्शन यूनिट है जो कि इंडिया में आया था, और इसके लिए फोर्ड कंपनी ने 1700 करोड़ को यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। तो इतनी बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी इंडिया के चेन्नई में आई थी। और ये क्यों आई थी, क्योंकि इसके ठीक 4 साल पहले 1991 में जब वीपी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब के डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो इन्होंने इस मॉडल को अडॉप्ट किया था, क्योंकि देश हमारा बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल
क्राइसिस में आ चुका था। हमारे देश को चला 2 हफ्तों तक चलाने के लिए सिर्फ हमारे पास में फॉरेन करेंसी का भंडार, फॉरेन करेंसी के रिजर्व बचे हुए थे। और ऐसे कंडीशन से बाहर निकालने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये जो मॉडल है वो हमारे देश को दिया था और इसको लागू किया गया था, जिसको हम एलपीजी मॉडल बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसके थ्रू क्या किया गया था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है इसको जो क्लोज थी तो उसको ओपन कर दिया गया था, पूरे सारी दुनिया के लिए उसको खोल दिया गया था। तो मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू दुनिया के वो वर्ल्ड की वो सारी कंट्री, सारे प्रोड्यूसर फिर इंडिया में आके यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर सकते थे। इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके साथ में हो सकता था, जो कि इसके पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे थे और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता था वो बिल्कुल गिने चुने 2-4 कंट्री के साथ में होता था और उसके कारण हमारे यहाँ का जो फॉरेन रिजर्व था वो बहुत कम हो चुका था, राइट। सो 1995 में यहाँ पे 1700 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट हुई तो ये इसी के कारण हुई थी और ये चेन्नई में बड़ा प्लांट लगा हुआ था। सो दिस वाज डन इन द कोलैबोरेशन विद द महिंद्रा एंड महिंद्रा, अ मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ जीप्स एंड ट्रक्स। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो यहाँ की कंपनी है तो ये जीप्स और ट्रक्स को बनाती है, तो इसके साथ में इस कंपनी ने कोलैबोरेशन किया था। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी का काम करने का तरीका होता है, एक तो खुद का एक यूनिट खोल दिया जाता है या वहाँ के लोकल कंपनियों के साथ में इसका टाई अप होता है। सो बाय द ईयर 2004 फोर्ड मोटर्स वाज सेलिंग 27,000 कार्स इन द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में 27,000 कार्स को इन्होंने बेच दिया था प्रोड्यूस करके, वाइल 24,000 कार्स वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 24,000 कार्स को इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया था। इसके अलावा मैक्सिको एंड ब्राज़ील को, राइट। द कंपनी वांट्स टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज अ कंपोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब, राइट। तो इस तरह से फोर्ड चाहती थी कि इंडिया को हब बनाया जाए फोर्ड का और यहाँ से पूरे दुनिया को क्या किया जाए, फोर्ड को एक्सपोर्ट किया जाए। सो आई होप कि ये एग्जाम्पल आपका क्लियर हुआ हो। सो नेक्स्ट थिंग इज हियर द मोस्ट कॉमन रूट फॉर द एमएनसीज इन्वेस्टमेंट डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो द मोस्ट कॉमन रूट फॉर द एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपांड द प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है तो वो कॉमनली क्या करती है कि जो दूसरे देशों की जो कंपनियां होती है छोटी मोटी, उसको डायरेक्ट वो परचेस कर लेती है और उसके बाद में वहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोडक्शन यूनिट को एक्सपांड किया जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर। तो ये जो पढ़ रहे हैं हम, द मोस्ट कॉमन रूट फॉर द एमएनसी इन्वेस्टमेंट, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट होता है तो वो किस रूट से होता है। तो पहला कारण है इसका कि वो क्या करती है, जो बाकी देशों में जो लोकल कंपनीज होती है तो उसको क्या कर लेती है, एज इट इज डायरेक्ट परचेस कर लेती है और वहाँ के यूनिट को एक्सपांड किया जाता है। मतलब किसी भी देश में अगर न्यू प्रोडक्शन यूनिट को आपको क्या करना है, लगाना है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी और उसके बाद में वहाँ का मार्केट कवर करने के लिए फिर मार्केटिंग के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, समय बर्बाद करना होगा और पैसा भी बर्बाद करना होगा। तो ये सब अवॉइड करने के लिए ये मल्टीनेशनल कंपनियां क्या कर लेती है, उस देश की जो पहले से पॉपुलर कंपनियां होती है उसको परचेस कर लेती है और उसको एक्सपांड करती है, राइट, इन शॉर्ट। सेकेंड थिंग इज एमएनसी विद द ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट ईजिली डू सो, राइट। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके पास में बहुत ज़्यादा वेल्थ होता है तो वो तो बड़े आसानी से ये सब चीज़ें कर लेती है। तो इसमें एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में एक कंपनी का पिक्चर देख रहे हो, कारगिल, राइट। तो कारगिल फूड ये जो कंपनी है वो एक अमेरिकन कंपनी है, अ वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी, राइट, हैज़ बॉट ओवर द स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज द पारक फूड। तो इस कंपनी ने क्या किया, तो इंडिया में बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग वाली इंडस्ट्री थी, तो उन छोटे मोटे इंडस्ट्री को इस कारगिल फूड कॉरपोरेशन ने क्या कर लिया, यहाँ पे परचेस कर लिया और पूरे के पूरे इंडिया के मार्केट को कवर कर लिया। सो
ये पारक फूड क्या है और कारगिल फूड क्या है और इसके इम्पैक्ट क्या है, उसको यहाँ पे स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है। सो पारक फूड हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज। तो जो ये पारक फूड की बात कर रहे हैं, तो पारक फूड हमारी इंडियन कंपनी है और इसको परचेस करने के पहले इसके 4 ऑयल रिफाइनरीज हमारी इंडिया में हुआ करती थी और इसका एक बहुत बड़ा लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क भी हमारी इंडिया के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग स्टेट्स में पहले से ही था। तो अभी इसको परचेस कर लेने से क्या हुआ कि इसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल है, तो होल कंट्रोल ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू द कारगिल फूड, जो कि अमेरिकन एमएनसी कंपनी है। तो कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। तो आज की डेट में अगर कारगिल की आप बात करते हो तो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एडिएबल ऑयल की, राइट। तो ये जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो आप, पिक्चर में देख पा रहे हो आप, तो एडिएबल ऑयल की पिक्चर दिख रही है। तो इसको अभी प्रोड्यूस करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? कारगिल अमेरिकन एमएनसी है, जो कि पहले पारक हुआ करती थी, राइट। तो ये बात आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका भी, इस स्लाइड का भी एक स्निप ले लीजिए आप लोग। सो देखो, ये जो बड़ी बड़ी जो एमएनसीज कंपनी होती है, इनकी वेल्थ इतनी ज़्यादा होती है, मतलब इनके पास में इतना ज़्यादा कैपिटल होता है। तो जैसे जो हमारे डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया वगैरह, तो इसका जो 5 ईयर प्लान का जो बजट होता है, तो उतना इनका साल भर का टर्न ओवर होता है। इतना ज़्यादा वेल्थ इनके पास में होता है। तो इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, तो इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे यहाँ जैसे हाँ, किसी भी देश की जो पॉलिटिक्स होती है, तो वो मल्टीनेशनल कंपनियों के थ्रू इनडायरेक्टली कंट्रोल की जाती है। जैसे मान लो कि अभी जनरल इलेक्शंस होते हैं, तो जनरल इलेक्शन में क्या कि एखादे पार्टी को, मान लो एखादे मल्टीनेशनल कंपनी ने अगर फंडिंग कर दिया, तो वो पार्टी क्या आ जाती है, फिर पावर में आ जाती है और फिर उस कंपनी को खुद को एक्सपांड करना होता है, प्रॉफिट मैक्सिमम गेन करना होता है। तो उससे अकॉर्डिंग्स फिर वो जो पार्टी गवर्नमेंट में आती है, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लेक्सिबल बना देते हैं और उसको इनडायरेक्टली वो फिर क्या करते हैं, एडवांटेजेस मिलते हैं। तो ये सब मतलब पॉलिटिक्स, किसी भी देश की जो पॉलिटिक्स होती है वो बहुत ज़्यादा एमएनसीज के थ्रू क्या किया जाता है, इसको अफेक्ट किया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ये लिखना तो नहीं है लेकिन याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अनदर वे इन विच एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन। और कौन सा दूसरा रास्ता है कि एमएनसी जो होती है वो पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन चल रहा है उसको कंट्रोल करती है। सो द थिंग इज हियर, लार्ज एमएनसीज इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर द प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर कि ये जो लार्ज एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कंपनी जो कि डेवलप कंट्रीज की है, जो यूएसए हो गया या तो फिर फ्रांस हो गया, जर्मनी, जापान, ये जो डेवलप कंट्रीज़ है, तो इन डेवलप कंट्री की जो एमएनसीज है वो क्या करती है, तो कहीं कहीं पे प्रोडक्शंस यूनिट नहीं खुलती है, लेकिन जहाँ जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ में प्रोडक्शन चल रहा है, जैसे कोई कंपनी शूज़ को बना रही है, तो कोई मतलब क्लॉथ को बना रहे, फैब्रिक्स को बना रहे, या कोई दूसरे इक्विपमेंट्स को बना रहे, तो उनको ऑर्डर दिया जाता है उन इक्विपमेंट के लिए, क्लॉथ के लिए, या जो भी फैब्रिक है या और बाकी जो चीज़ें हैं, स्पोर्ट इक्विपमेंट है या मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, तो उन चीज़ों को क्या किया जाता है, यहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है और बाद में उस कंपनी के ब्रांड के अंडर में उसको मार्केटिंग करके बेचा जाता है और ज़्यादा प्रॉफिट्स को यहाँ पे अर्न किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग इज़ व्हाट कि ये जो जैसे मैंने बताया आपको कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे गारमेंट्स हो गए, फुटवेयर्स हो गए, स्पोर्ट्स आइटम्स हो गए, तो ये सब एग्जाम्पल है कि इनकी जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती है, प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं अलग अलग देशों में, तो इनको ऑर्डर दिया जाता है लार्ज एमएनसीज के थ्रू। ओके, और बाद में उसको क्या किया जाता है, उस ब्रांड के अंडर में उसको मार्केटिंग करके बेचा जाता है। जैसे पहले पिक्चर में देख रहे हो आप, यहाँ पे जो जीन्स पैंट की आपको पिक्चर दिख रही है, दूसरे पिक्चर में आपको फुटवेयर्स दिख रहे हैं और तीसरे पिक्चर में ये हरियाणा का पिक्चर्स है
देखो तो ये हरियाणा की जो वुमेन्स है वो क्या कर रही है, घर में ही कॉटेज इंडस्ट्री को चला रहे हैं और फुटबॉल को बना रहे हैं, और फुटबॉल को बेचने वाली तो इंटरनेशनल ब्रांडेड कंपनियां बहुत बढ़िया। तो ये ब्रांडेड कंपनियां क्या करती है, ऐसे लोकल इंडस्ट्री को जहाँ पे ये चीज़ें बनती है उनको ऑर्डर दे के ये सब चीज़ों को मंगाया जाता है और बाद में इसको अपने ब्रांड के अंडर में पूरे दुनिया भर में बेच दिया जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे में बेच दिया जाता है। आपको पता ही है जो ब्रांडेड कोई भी वस्तु मार्केट से लेने जाओ तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। सो आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया हो कि एमएनसी, अब तक हमने डिस्कस किया है कि एमएनसी कैसे कैसे काम करती है। सो द थर्ड इज वन हियर, द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू द एमएनसी विच देन सेल दिस अंडर देयर ओन ब्रांड नेम्स टू द कस्टमर्स। जैसे कि मैंने बताया, इस स्लाइड का भी आप स्निप ले लीजिए और ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को एक बार फिर से आप देखोगे जब भी आपको समय मिलेगा और इस चैप्टर को मैक्सिमम अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम यू फील free to ask me any query anytime, no problem at all on my WhatsApp number, right? So इस तरह से हमने इस चैप्टर को यहाँ तक कवर किया है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट फिर से एक बार हम समझेंगे और उसके बाद में हम कुछ फैक्टर्स है जो ग्लोबलाइजेशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन जिस तरह से रैपिडली क्या हो रहा है यहाँ पे आपको इसकी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उसको डिस्कस करेंगे। जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह होगी। उसके बाद में इस चैप्टर में कुछ लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ वगैरह होती है गवर्नमेंट की, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। और उसके बाद में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, उस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से देश, कौन कौन सी कंट्रीज़ दुनिया की मेंबर होती है, मेंबर कंट्रीज़ को क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हमारी इंडिया की फाइनली हम बात करेंगे और इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के कौन से गुड और बैड इम्पैक्ट्स है वो भी देखेंगे हम। सो आई होप कि आज की क्लास में जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की है आपके समझ में आई हो। मैं फिर से एक बार कहूँगा, अगर आपके समझ में नहीं आई है कोई भी प्रॉब्लम तो आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताओ या तो फिर व्हाट्सअप मैसेज करके बताओ, लेकिन बताना ज़रूर है, राइट? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यही इस क्लास की फर्स्ट प्रायोरिटी है। और दूसरी बात, अभी तक जो भी चैप्टर हमने देखा है, जिस पोर्शन को डिस्कस किया, उसके ऊपर में जो एक्सरसाइज दे के रखी है आपके टेक्स्ट बुक में, उस एक्सरसाइज को आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है और मुझे सेंड करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।